नमस्कार, मैं हूं आशीष तिवारी। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जो मियाद तय की गई थी, वो मियाद अब खत्म होने जा रही है। इस वक्त हम राज्य के गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के बंगले पर मौजूद हैं। गृह मंत्री जी, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे साथ इस बातचीत के लिए। 31 मार्च 2026 केंद्रीय गृह मंत्री ने मियाद तय की थी। लगभग दहलीज पर हम खड़े हैं। क्या स्थिति है? अब दिनों की दहलीज पर भी खड़े हैं और नक्सल संगठन के समापन की दहलीज पर भी खड़े हैं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के बाद चंद दिन ही शेष रह गए 31 मार्च की तारीख के लिए और चंद लोग ही शेष रह गए हैं नक्सल संगठन छत्तीसगढ़ में। कल जो हुआ उसकी बड़ी अपेक्षा थी बड़े पुराने समय से। ये पापाराव नामक एक DKSZC लेवल का जो सक्रिय नक्सली अंतिम था जी। वो वापस आया, अपनी टीम के साथ आया। आज भी एक पुनर्वास हुआ है और आने वाले 1-2-4 दिनों में और कुछ पुनर्वास की स्थिति। तो कुल मिलाकर यह है कि नक्सल संगठन के जो लोग मूल रूप से सक्रिय थे, उनके PB मेंबर से लेकर के DKSZC मेंबर तक ये पूरा स्ट्रक्चर समाप्त हो चुका है। नीचे के भी स्ट्रक्चर में काफी लोग मैं आपसे कह रहा हूँ, मतलब हजारों में संख्या है। पुनर्वास करने वालों की संख्या 3000 लगभग है। अच्छा। गिरफ्तार इन 2 वर्षों में गिरफ्तार होने वालों की संख्या 2000 लगभग है। 535 न्यूट्रलाइज हुए हैं और इस तरीके से आप देखेंगे तो 5500 का फोर्स जो उनका था वो क्लियर हुआ है। आज जब हम मिलकर बात कर रहे हैं तो आज के बाद से 5-6 दिन शेष रहते हैं 31 मार्च के लिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सक्रिय माओवादी DKSZC लेवल तक का भी हमारे छत्तीसगढ़ में अब कोई नहीं बचा है। उसके नीचे के बहुत सारे लोगों ने पहले ही पुनर्वास कर लिया है। 1-2 नाम ऐसे आते हैं, 1-2 हमारे एरिया कमिटीज के नाम आते हैं, एक नॉर्थ में और एक साउथ में, बस वहीं शेष है। यानी कि हमारा 99% काम समाप्त हो चुका है। आप कह रहे हैं 99% काम समाप्त हो चुका है। बचने वाले काम कौन से हैं इस वक्त आप लोगों के साथ? एक नॉर्थ में एक एरिया है जिसे आप कहें नारायणपुर, कांकेर और गढ़चिरौली, इन तीनों का ट्राई जंक्शन है। वहाँ का एक एरिया है जिस पर हमको अभी थोड़ा सा काम शेष है, वो भी काम हो जाएगा। मैं सोचता हूँ वो लोग भी संपर्क में हैं, पुनर्वास करने वाले हैं, वो भी पुनर्वास करेंगे। और दक्षिण में जो लोग हैं उस बहुत स्कैटर्ड है। मतलब वो अपने हथियार छोड़ चुके हैं, वर्दी छोड़ चुके हैं, गांव में सम्मिलित हुए हैं या अन्य जगह जाकर सम्मिलित हुए हैं। संगठन फॉर्मेट के रूप में कोई नहीं रह गया है वहां पर। इसलिए जो दक्षिण में ये कुछ नाम मैं आपसे कह रहा हूं, संगठन के तौर पर नक्सल संगठन के स्ट्रक्चर के तौर पर नहीं है, और ये जो नक्सल संगठन के स्ट्रक्चर के तौर पर भी है उनसे बात हो रही है, वो भी वापस आ जाएंगे। ये जीत जो सरकार के हिस्से आ रही है, ये गन की जीत है या गवर्नेंस की जीत है? बड़ा प्रश्न किया आपने। तो गवर्नेंस का काम तो अभी शुरू होना है। ओके। पहला है, और सिर्फ मैं कह दूं कि गन की जीत है तो भी पूरी बात नहीं होगी, पूरा उत्तर नहीं होगा। ये बात जरूर है कि हमारे सशस्त्र बल के जवानों की भुजाओं की ताकत पर ये माहौल पूरा बदला और उसके बाद पुनर्वास करने वालों की संख्या भी बढ़ी। इस पुनर्वास की प्रक्रिया में आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोग आए। माने भारत के इतिहास का, नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा पुनर्वास, 210 लोगों का पुनर्वास जो अक्टूबर महीने में बस्तर के मुख्यालय जगदलपुर में हुआ था। ऐसे ही अनेक और ग्रुप फिर पुनर्वास करते रहे। पुनर्वास करने के कारण अनेक हैं। संवाद भी उनसे हुआ, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उनको निमंत्रण भी दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा कि हम लाल कालीन बिछाकर स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा, विष्णुदेव साय जी ने, कि हम लाल कालीन बिछाकर स्वागत करते हैं। हम लोगों ने भी कहा, हम लोगों ने भी बात की, और इस तरीके से उन सबका वापस आना सुनिश्चित हुआ। इसके अतिरिक्त और दूसरे डायमेंशंस पर भी काम हुए। बस्तर में युवाओं को स्पोर्ट्स पसंद है, बस्तर ओलंपिक का आयोजन हुआ। बस्तर में लोगों के जीवन में संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण है, तो बस्तर पंडुम का आयोजन हुआ। ऐसे ही समाज में जो समाज प्रमुख हैं
विभिन्न समाज बस्तर के, उन समाज प्रमुखों ने भी आगे बढ़ कर के काम किया और साथ ही साथ पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों ने काम किया, पत्रकारों ने बहुत विशेष भूमिका निभाई जी। और कुल मिलाकर जो निर्णय निकला वो आपके सामने। एक चीज है जो अभी भी आप रिपीटेशन मोड पर कह रहे हैं, पुनर्वास, और इसके पहले के भाषणों में भी आपको पुनर्वास शब्द के इस्तेमाल को हमने बार बार देखा है। आमतौर पर आत्मसमर्पण जैसे शब्द का आप इस्तेमाल नहीं करते, वजह? नहीं, इनसे पहला ही जब ग्रुप आया था 210 लोगों का, तो उस ग्रुप के आने से पहले भी मेरी उनसे बात हुई थी फोन पर, और फोन पर ही मैंने उस ग्रुप से ही ये कहा था कि आप ये न सोचें कि आप आत्मसमर्पण कर रहे हैं, आप ये सोचें आप पुनर्वास कर रहे हैं। और अब तो हम उसको बाद में कालांतर में ससम्मान पुनर्वास कह रहे हैं। और पुनर्वास करके आप वापस आएं, वापस आकर के अपना नया जीवन प्रारंभ करें। हम आपके आर्थिक पुनर्वास, सामाजिक पुनर्वास, मानसिक पुनर्वास, सारे ही पुनर्वास के संदर्भ में चिंता करेंगे। तो तब से ये बात निर्धारित हुई, एक ग्रुप के लिए बात हुई तो ये सभी ग्रुपों के लिए है। तो वो पुनर्वास चलता जा रहा वो है। पुनर्वास ही है, मैं पुनर्वास ही कहता हूँ। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पुनर्वास तो आप कह रहे हैं, लेकिन इस बात की गारंटी क्या सरकार देने की स्थिति में है कि जिन नक्सलियों का, खासतौर पर जो बड़ी कैडर के नक्सली है जिनका पुनर्वास हुआ है, दोबारा जंगल में ये लोग ना जाएं, इसकी मॉनिटरिंग, इसका सुपरविजन, ये भी सरकार की प्राथमिकता में तो होगा ही? इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो विश्वास का है, और वो ये है कि भारत देश के किसी दूसरे क्षेत्र की इंसर्जेंसी में यदि कोई पुनर्वास करता, वो सरेंडर करता है, तो आप उस पर कितना विश्वास कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अलग मसला है। मेरा विश्वास कहता है, मैंने बस्तर में देखा है कि प्रारंभ से लेकर के अब तक अनेक लोगों ने पुनर्वास किया, सरेंडर किया, पहले पुनर्वास कर रहे हैं। अनेक लोग ऐसे हुए, एक भी प्रकरण आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो वापस गया हो। ठीक है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो विश्वास का विषय है। इसके अतिरिक्त अब पुनर्वास की प्रक्रिया ऐसी है कि 3-4 महीने साथ में होना होता है, रहते हैं, वो स्किल डेवलपमेंट का काम होता है, उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, उनके घर परिवार में भी आर्थिक संबल प्रदान हो, इसके लिए काम किए जाते हैं। उनके ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध है, उन प्रकरणों को हटाना है, परंतु एक समय के बाद हटेगा सब कुछ। अभी यह है कि उनका वापस घर में जाने के बाद भी एक रेगुलर मॉनिटरिंग का प्रोसेस है। मैं सोचता हूँ कि ये पर्याप्त है। इसके बाद इन दोनों ही विषयों को लेकर के कि उन पर विश्वास भी होता है कि बस्तर के लोग ऐसा नहीं करेंगे, और दूसरा ये भी है कि ये सारे लोग मिल करके अब जा करके जब कहते हैं तो मॉनिटरिंग भी इसकी होती है। जो इसलिए सवाल अब ऐसा नहीं लगता कि ये करने वाले हैं। नहीं, ये सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि बीच बीच में ये सवाल उठता रहा है कि रणनीतिक तौर पर नक्सली शांत हुए हैं, दोबारा रीग्रुपिंग की संभावना क्या बन सकती है, या उसे कुचलने के लिए भी कोई रणनीति अख्तियार आप लोग करेंगे? सरकार का मसला बिल्कुल स्पष्ट है। आप वापस आए, आप हथियार लेकर जंगलों में न घूमें, आप हमारे शिक्षा दूतों का गला न काटें, आप स्कूलों को बम से ना उड़ाएं, आप नदी, तालाब, सड़क किनारे आईडी ना लगाएं। ये असंवैधानिक है, ये ना करें। उसके बाद आप क्या करते हैं वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। और राजनीतिक तौर पर अगर कोई सक्रिय होना चाहते हैं, अपनी विचारधाराओं के साथ कुछ काम कर, वो करें, उससे कहीं किसी को सरोकार नहीं। हथियार नहीं उठा सकते, तो रीग्रुपिंग हो या ये हो वो हो, जो होना है हो, हथियार नहीं उठाएंगे। हथियार उठाएंगे तो सशस्त्र बल मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक बड़ा जुनून आपके भीतर हमने इन 2 साल की सरकार में देखा है कि बस्तर, सपने में भी शायद आपको बस्तर दिखाई देता रहा होगा। एक बड़ी जिम्मेदारी स्वाभाविक तौर पर आपके कंधे पर तो थी ही। ना जाने कितनी दफे आप बस्तर गए हैं, अभी भी आप बस्तर से ही लौट कर आ रहे हैं। सवाल यह है कि आपके अपने अनुभव से बस्तर से या समूचे नक्सलवाद के खात्मे की बात करें, सबसे बड़े की फैक्टर कौन कौन से रहे हैं? सफलता कैसे मिल रही है सरकार? ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है। मैंने आपसे प्रारंभ में ही कहा कि सिर्फ बंदूक के आधार पर हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि सशस्त्र बल के जवानों के सामर्थ्य, उनके अदम्य साहस और उत्साह के कारण ही ये परिस्थितियां बनी हैं। लेकिन उसके बाद इन परिस्थितियों को साथ लेकर चलने के लिए अनेक ऐसे आयामों पर काम किए गए, जैसे कि बस्तर ओलंपिक है, बस्तर पंडुम है, जो पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं,
जनपद सदस्य हैं, जनपद अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने भी अंदर काफ़ी चर्चा इस विषय की। उन्होंने तो अनेक जिला पंचायत के लोगों ने तो ला करके पुनर्वास करवाया, थाने में लेकर के लोगों को आए और अपने सामने पुनर्वास कराया। जो सामाजिक प्रमुख थे उनसे भी बड़ी बैठकें हुई हम लोगों की, अनेक बार बैठकें हुई, वो लेकर आए, पुनर्वास कराया और पत्रकारों ने तो किया ही किया। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन किस तरीके का रहा, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में ऑपोजिशन पार्टी की भी सरकारें हैं, जो यहाँ ऑपोजिशन में उनकी सरकारें वहाँ हैं, तो कोऑर्डिनेशन में कोई कहीं दिक्कत, कोई तकनीकी पहलू, कोई पेच फंसता हुआ कभी नजर आया? मुझे नहीं दिखता है ये, मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता है कि किसी भी सरकार के मन में कोई दुर्भावना इस विषय पर रही हो। यहाँ तक तेलंगाना में भी बड़ी संख्या में लोगों ने पुनर्वास किया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने भी 31 मार्च 2026 तक पुनर्वास कर लेने के लिए सबसे आह्वान भी किया। आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, बाकी राज्यों में तो ऐसे भी समन्वय है, तेलंगाना का ही विषय आता है, परंतु तेलंगाना ने भी ठीक किया, कोई बात ही नहीं। वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने अच्छा किया, इंटेलिजेंस भी वहाँ का बहुत अच्छा है। जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि नक्सलवाद के परिदृश्य में यदि बात की जाए तो सामाजिक और आर्थिक एक पहलू रहा है, जल जंगल जमीन की उनकी लड़ाई रही है। इस मुद्दे पर जो एक वाद खड़ा हुआ, जो इतने सालों की लड़ाई, खून की नदियां बह गई बस्तर के इलाकों में, अब ये परिदृश्य कितना बदलता नजर आता है आपको? और ये संदर्भ तब है जब हम आज नक्सलवाद के खात्मे पर बात कर रहे हैं, और 5 साल बाद की स्थिति क्या होगी? ये कोई सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, हमको एकदम स्पष्टता इस बात पर होनी चाहिए। ये माओवाद से भ्रमित लोग हैं जिन्होंने बस्तर के लोगों को भ्रम में डाला और उनको अपने साथ उस काम पर ले गए। ये सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि देश में अनेक और ऐसे स्थान हैं जिनका ध्यान आपको होगा, वहां पर इससे गंभीर समस्याएं थी, लोगों ने बंदूक नहीं उठाई। नॉर्थ में से उठाया ही था, हाँ, बाकी अन्य स्थानों पर नहीं उठाए। गुजरात है, वहाँ रेगिस्तान है, इससे ज्यादा समस्याएं थी जी। राजस्थान है, रेगिस्तान है, इससे ज्यादा समस्याएं। हमारे छत्तीसगढ़ में ही अनेक स्थानों पर, उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर समस्याएं तो अलग अलग तरह की हर जगह होती हैं। मुझे बताएं, बस्तर के आदमी तो राजा है, बस्तर में इतना बड़ा जंगल है, जंगल के लघु वनोपज उनको उपलब्ध हैं, उन लघु वनोपजों के माध्यम से उनकी आय भी होती, और ऐसे भी प्रचुरता में प्रकृति का बड़ा स्नेह वहां पर है, तो बस्तर में कमी नहीं थी किसी बात की। वो तो बीजारोपण किया गया इस विषय का और उनको भ्रमित किया गया। आज जब पुनर्वासित आते हैं, आपसे मैंने कहा कि 3000 नक्सली हैं जो पुनर्वास किए हुए हैं, उसमें से 1500 हैं जो निरक्षर हैं। ओके, तो भाई अभी 1500 निरक्षर है, आप उसको मार्क्सवाद बता रहे हो, लेनिनवाद बता रहे हो, माओवाद बता रहे हो, माओवाद का फिर सिद्धांत है, और ये सब कोई मसला थोड़े है भाई, ऐसे नहीं है। ये सिर्फ कुछ ऐसे बाहर के लोग भी थे जिन्होंने इस वाद को प्रारंभ किया और इसमें लोगों को ले जाते गए। आज सबको ध्यान आ गया कि संवैधानिक तौर पर हमको काम करना है, संविधान से परे जाकर काम नहीं किया जा सकता, जो कि छत्तीसगढ़ की सरकार भी दृढ़ प्रतिज्ञ है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने अगस्त 2024 में इस बात को निर्णय किया कि 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत हम सबका मार्गदर्शन किया और छत्तीसगढ़ में इस बात की प्रतिबद्धता के साथ सरकार काम की कि बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होना ही चाहिए। अब भारत के संविधान को कोई चैलेंज कर बैठा रहे, ये तो संभव नहीं हो सकता, और इसलिए स्पष्टता इस विषय पर आई है। मैं निसंदेह ये कहना चाहता हूँ कि सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं था, ये तो प्रॉब्लम बनाया गया। ये आयातित वाद जो है उनको लेकर के ये प्रॉब्लम खड़ा किया गया। कालांतर में भी 5 वर्ष बाद भी बस्तर में क्या होगा, अभी 31 मार्च के बाद बस्तर में क्या होगा, ये प्रश्न है सारे। तो मैं सोचता हूँ कि बस्तर की उन्नति के लिए, वहाँ गाँव में सारी व्यवस्थाओं को पहुँचाने के लिए, ये सवाल इसलिए भी क्योंकि पोस्ट नक्सल रोड मैप सरकार का भी पब्लिक जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं, बस्तर के लोग जानना चाहते हैं कि सरकार की प्रायोरिटी क्या क्या है। बस्तर का जल जंगल और जमीन बस्तर के लोगों का है। बस्तर के भविष्य का निर्णय बस्तर के युवा करेंगे, बस्तर के युवा बस्तर संभालेंगे, और सरकार की ये सोचना है कि लघु वनोपजों के आधार पर बस्तर का आर्थिक उन्नति होना चाहिए, बस्तर की आर्थिक उन्नति होनी चाहिए।
और जो ग्रास रूट से कभी-कभी इस तरीके के नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है कि बस्तर को उद्योगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस पर कटाक्ष क्या होना चाहिए आप? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में स्वयं कहा है इस बात को। आप सदन की कार्रवाई निकलवा कर देख पा लें। उन्होंने स्वयं कहा है कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं। उसके बाद किसी के मन में संशय हो और कोई इस तरह से बोलता रहे, इसका क्या अर्थ होता है? वो तो समाज में भ्रम फैलाने की ही कोशिश है उनकी। अभी विधानसभा सत्र की कार्रवाई हमने देखा 1000 से ज़्यादा जो पुनर्वासित नक्सली जो हैं, उन्होंने विधानसभा की कार्रवाई देखी। विधानसभा लाने के पीछे की मंशा क्या रही सरकार की, आप लोगों की? ये भारत के नागरिक हैं, इन्होंने भारत के संविधान को थाम लिया है और लोकतंत्र की व्यवस्था कैसी है, लोकतंत्र कैसे काम करता है, ये सबको जानना चाहिए। ये जंगल में रहे हैं, दशकों दशक जंगल में रहे हैं। अभी जो पापा राव आया, मैं उनसे मिला हूँ। 1994 से संगठन, नक्सल संगठन में काम कर रहे हैं और 20 सालों बाद अभी लगभग शहर में आकर के बैठना हुआ है। तो बहुत लंबा समय बीता है। इसमें ये भी हो रहा है कि अनेक ऐसे युवा आते हैं, मिलते हैं जो 25 साल की उम्र तक टीवी नहीं देखे होते हैं। तो लोकतंत्र कैसे होता है, काम कैसे करता है, विधानसभा में काम कैसे होता है, प्रक्रिया क्या होती है, वो सब एक बार देख लें। रायपुर उनके भ्रमण की योजना ही है, तो वो सब वो देख लें, इसलिए ही उनको लेकर आए थे। आप बेतरतीब तो नहीं कहना चाहिए, आप कभी इस बात की आपने परवाह नहीं की कि बस्तर के अंदरून इलाकों में जाने का एक डर जो स्वाभाविक तौर पर पहले के गृह मंत्रियों को होता रहा, वो कभी ज़हन में आपके दिखाई नहीं पड़ा? और अब आप बस्तर जा रहे हैं, कल का एक फुटेज शायद वायरल किया गया था जिसमें आप रात में ट्रैवल कर रहे हैं, तब और अब की तस्वीरें कितनी बदलती दिख रही हैं? नहीं, वो जो कल हम लोग जिस रास्ते से गुजर रहे थे, वो रास्ता 2 दशकों तक नक्सलियों के कब्जे में रहा था। हालांकि अभी काफी वर्षों से वो दर्शकों को बता दीजिए कि रास्ता कौन सा था और उस तरीके से जाने उस तरफ जाने की मंशा क्या थी? ये नहीं, मंशा कुछ नहीं। विषय को सबके बीच में लाने का कारण ही यह है कि अब बस्तर सुरक्षित है, इस बात का संदेश होना चाहिए। बस्तर सुरक्षित है ये कहने के लिए अगला अभियान यह भी मन में है कि हम वाइब्रेंट बस्तर विलेज करें। अच्छा। और बस्तर यानी कि छत्तीसगढ़ का अंतिम जो गांव है, जिसके बाद दूसरा प्रदेश शुरू हो जाता है, वहां जाकर वहां का प्रवास तय कराएं, वहां का प्रवास तय करें। मेरा भी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी समय देंगे या अन्य नेतागणों का भी, अन्य मंत्रीगणों का भी, उन गांवों में जाकर के कार्यक्रम रखना। आखिरी गांव तो बस्तर की क्लियर कट बाउंड्री, क्लियर कट वो विजन जो हमारे मन में है कि ये स्पष्टता होनी चाहिए, वो स्पष्टता हो जाएगी। इसके साथ ही इन रास्तों पर जाने का अर्थ ये है कि अब ये स्पष्टता ही, मैं कल रात को जगदलपुर से निकल करके और सात धार ऐसी जगह है, वहाँ पर एक कैंप है, मैं वहाँ जाकर रुका था रात में। सात धार के पास इंद्रावती नदी है, उसके किनारे पर ये कैंप है और इंद्रावती नदी के उस पार अबूझमाड़ है। तो अबूझमाड़ और ये सात धार के बीच में इंद्रावती नदी है, तो वहाँ जाकर रात रुकना। और ये पूरा ही रास्ता जो पहले था बहुत ज़्यादा प्रभावित था, माड़ बहुत ज़्यादा प्रभावित था। अभी 6 महीना भी नहीं हुआ माड़ को क्लियर हुए। आज मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पर गया तो उस पुल को पार करके अबूझमाड़ में ही मॉर्निंग वॉक करके आए। तो स्पष्टता है कि अब शांति है, परेशान किसी को होने की आवश्यकता नहीं है और यही बात लोग समझ लें। इसके लिए उसको ये कोशिश भी रही कि इसको सबके सामने लाया जाए। राज्य गठन के बाद से जितने भी गृह मंत्री हुए हैं, तमाम लोगों को छोड़ दिया जाए तो विजय शर्मा एक ऐसे गृह मंत्री हैं जिनके हिस्से नक्सलवाद को खत्म करने के एक महत्वपूर्ण चेहरे के तौर पर लोग आने वाले दिनों में याद करते नजर आएंगे। तो ये भाव कभी आपके जहन पर आता है? अभी तो हूँ मैं साथ में, याद करते बाद में नजर आएंगे, मैं सोचता हूँ। 31 मार्च करीब है, किस तरीके से कोई कैनवास तैयार किया है, कोई खींचा है आपने, किस तरीके से इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा? ऑफिशियली अनाउंसमेंट का कोई बहुत बड़ा कारण है नहीं। मतलब 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों का पूरा कैडर खत्म हो जा रहा है। ये मैंने तो उसी दिन कहा कि अंतिम DKZC लेवल का नक्सली है पापा राव, जो अपनी टीम के साथ वापस आ गया। अब इस लेवल पर भी कोई नहीं है। अब इसके नीचे का कुछ मामला रह गया है जो एक्सट्रीम नॉर्थ, एक्सट्रीम साउथ में है, वो भी हम क्लियर कर लेंगे। तो सब कुछ जो 31 मार्च 2026 तक हम देखना चाहते हैं वो हमारे सामने है।
यानी ऑफिशियली सरकार ये कह रही है कि नक्सलवाद खत्म हो चुका है। सशस्त्र नक्सलिज्म बिल्कुल समाप्त हो गया है, कैडर उनका बिल्कुल खत्म हो गया है और इसमें बस्तर के सभी गांव अब फ्री हो चुके हैं, उसमें कोई संशय नहीं। एक महत्वपूर्ण और ज़रूरी सवाल मुझे ये लगता है कि जो जेलों में बंद नक्सली हैं, उनके लिए क्या विचार आप लोगों के मन में इस वक्त चल रहा है? क्योंकि लंबे समय से प्रकरण उनके खिलाफ चल रहे हैं। उन नक्सलियों के बारे में क्या सोचते हैं? ये संख्या काफी है और इसलिए इस कॉन्सेप्ट पर भी काम कर रहे हैं कि अगर जंगल से पुनर्वास हो सकता है तो जेल से भी पुनर्वास हो सकता है। अच्छा। और चूंकि जेल जाना और जेल से बाहर निकलना ये न्यायालय के निर्णय पर होता है, इसलिए जब तक वो जेल में है तो उन पर काउंसलिंग उनका करना है। तो काउंसलिंग भी कई तरह से कि हमारे पुनर्वास केंद्र जिला मुख्यालयों में है, तो जिला मुख्यालयों में जो पुनर्वास केंद्र में पुनर्वासित नक्सली हैं वो जाकर के अपने साथियों से, अपने रिश्तेदारों से जेल में जो इसी विषय पर बंद है उनसे मिलते हैं, मिलकर के पूछते भी हैं पुनर्वास करने के लिए और उनको जेल से फिर हम वापस लाते हैं पेरोल पर अपने पुनर्वास केंद्रों में दिन भर के लिए। अच्छा। तब उनसे प्रशासन की भी बात होती है और बात होने के बाद ये बात निर्णय पर पहुंचना होता है कि क्या ये पुनर्वास करना चाहते हैं। अगर उनका निर्णय होता है हृदय से कि वो पुनर्वास पर पहुंचना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो फिर हम कोशिश करके उसके लिए उसके जमानत की प्रक्रिया अपनाते हैं ताकि वो जमानत हो जाए और वो इन्हीं पुनर्वास केंद्रों में पहले रहे, ऐसे ही स्किल डेवलपमेंट हो और वो फिर अपने गांव वापस जाए। कालांतर में प्रकरणों के क्या होंगे, क्योंकि उलझे हुए प्रकरण हैं, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। टाइम टेकिंग है, साथ ही साथ उलझा है। यानी कि किसी प्रकरण से एक व्यक्ति को बाहर निकालना यह संभव नहीं हो पाता है। किसी प्रकरण को बाहर निकालने से, किसी प्रकरण को समाप्त करने से पहले वो व्यक्ति अन्य प्रकरणों में भी है, ऐसा भी होता है। तो इसको करना एक बड़ी टेढ़ी खीर है और इसलिए ये विषय हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले उनका जमानत हो और वो पुनर्वास केंद्रों पे आए। तो जो अंदर गिरफ्तार नक्सली हैं, वो गिरफ्तार हुए हैं, उनके लिए ऐसी प्रक्रिया अपनाई है। बस्तर में नियत नीलनार जैसे कई योजनाओं को आप लोगों ने शुरू किया। 5 किलोमीटर की परिधि के जो गांव हैं वो गांव ज़्यादा संपन्न हो जाए, सुविधा उन गाँव तक पहुंच जाए। अब चूंकि दायरा आगे बढ़ चुका है, वो तमाम सुविधाओं की आप लोगों की कोशिश होगी तमाम सुविधाएं जो हैं अंदरूनी इलाकों तक पहुंचे। कितना इम्पैक्टफुल ये योजना रही है ग्राउंड पर और इसके नतीजे किस रूप में आप देख पाते हैं? नियत नीलानार जो योजना है, मैं सरकार बनने के बाद जनवरी 2024 में माननीय अमित शाह जी का आगमन हुआ और जब ये बात सामने आई थी कि हमारे जो कैंप लगते हैं उनकी योजना करवा करके नक्सली ग्रामीणों के द्वारा विरोध करवाते हैं, ये विरोध लंबे भी चल जाते हैं, तब उनका ही ये मार्गदर्शन था कि एक योजना बनाई जाए जिसमें हमारे कैंप जो हैं उसके 5 किलोमीटर की परिधि के सारे ही गांवों को समाहित करके और उसमें विकास के पूरे काम किए जाए। तो इस योजना का नाम नियत नीलानार ऐसा रखा गया ताकि गांव में भी स्पष्टता हो, क्योंकि ये गोंडी शब्द है और इसका अर्थ है आपका अच्छा गांव। तो उनको भी स्पष्टता होनी चाहिए कि हम काम क्या कर रहे हैं और इन गाँवों में अनेक प्रकार के जो सेवा के कार्य हैं और जो निर्माण के कार्य हैं दोनों ही इसमें चलाए गए। तब हमारे कैंप के साथ, सुरक्षा कैंप के साथ राशन दुकानें भी खुली, हमारे सुरक्षा कैंप के साथ आंगनबाड़ी भी खुला, वहाँ पर एक फर्स्ट एड के लिए एक समय भी निर्धारित किया गया कैंप के माध्यम से ही, और ऐसी अनेक चीज़ें हैं जो कैंपस के रूप में कैंप के साथ अटैच हुई। तो फिर बाद में कालांतर में इतना फर्क आ गया कि लोगों ने मांग करना शुरू किया कि अब हमारे यहाँ कैंप खोला जाए। और दशकों बाद बस्तर से इस तरह की मांगे सामने आई। दशकों बाद बस्तर से मांगे सामने, मतलब ये बड़ा ही रोमांचक विषय था और एक प्रक्रिया से कैसे भाव बदल जाता है। हालांकि पहले भी जो इनके गांव के तरफ से कुछ मांगे इस तरह की या कुछ विरोध होता था, वो नक्सलियों के प्रभाव में उनके कहने पर ही किया जाता था, लेकिन बाद में बड़ी स्पष्टता हो गई इस बात की। तो ये बड़ा फर्क आया नियत नीलानार से। देश के नक्शे पर देखें तो बस्तर को आइडेंटिकली बड़े शहरों में आज भी एक वॉर जोन की तरह ट्रीट करते हैं। हालांकि ज़रूर ये मैसेज पहुंचा है कि बस्तर में एक बड़ी लड़ाई सरकार लड़ी है, लड़ाई के नतीजे सरकार के पक्ष में आए हैं, लेकिन फिर भी
सवाल यह है कि बस्तर को देश के नक्शे पर एक बड़े अपॉर्चुनिटी के तौर पर कैसे इस्टेब्लिश आप लोग करने जा रहे हैं? बस्तर जो है वहाँ की संस्कृति के आधार पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बस्तर के लोगों के जीवन में सहकारिता का भाव है। सहकारिता, बिल्कुल। जीवन में सहकारिता का भाव है। बस्तर के लोगों के माने ऑन पेपर हो ना हो, कहीं आप रायपुर में अन्य स्थानों पर ऑन पेपर सहकारिता बात करते हो, वो जीवन में सहकारिता है, वो उनकी उन्नति का बड़ा आधार हो सकता है। लघु वनोपज प्रचुरता में है, माने प्रकृति की असीम अनुकंपा बस्तर पर है, और इसलिए वो लघु वनोपज भी उनकी उन्नति के आधार हो सकते हैं, होंगे ही आगे बढ़ करके। हम लोग महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से भी इस कोशिश को कर रहे हैं, क्योंकि बस्तर में आर्थिक आधार जो गतिविधियों का है, आर्थिक गतिविधियों का आधार जो है वो माताएं बहनें महिलाएं, तो महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से भी ये हो जाए, इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। अब बस्तर में बस्तर ओलंपिक के माध्यम से, बस्तर पंडुम के माध्यम से, ऐसे अनेक कवायदों के माध्यम से बस्तर की जो छवि है उसको बदलना, ये प्रक्रिया जारी है। और मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि आने वाले समय में बस्तर के युवा तो विश्व के पटल पर छाने वाले हैं। बस्तर तो आने वाले ओलंपिक में मुझे लगता है कि मेडल लेकर आ जाएगा। तैयारी कर रहे हैं, तैयारी भी है और उनकी क्षमता भी अपनी, खैर मैं क्षमता से ही नहीं होगा कि बड़ी तैयारी की आवश्यकता है, परंतु ये तैयारी भी है और उनकी क्षमता भी है, दोनों बातें। मैं बस्तर जाता रहा हूँ, बस्तर के अंदरूनी इलाकों पर भी गया हूँ। एक वक्त मैंने खुद देखा है कि जगरगुंडा का जो रोड था, जो दंतेवाड़ा से कनेक्ट होता है, 10-10 फीट की घासें वहाँ दिखती थी, सड़कें थी नहीं। अब चूंकि बदलाव का दौर चल रहा है, तो अंदरूनी इलाकों को सड़कों से जोड़ने की कवायद किस रूप में आप लोग करेंगे? अभी जब ये क्लियर हुआ है, मैंने अबूझमाड़ क्लियर हुआ, 210 लोग आ गए, कांकेर से फिर एक बड़ी संख्या में लोग आ गए, और अनेक ऐसे पुनर्वास अभी सैकड़ों की संख्या में हुए, 3000 पुनर्वास हुए। तो बस्तर में ये लाल आतंक लगभग समाप्त हुआ है, और इसलिए वहाँ पर सड़कों के निर्माण के लिए काम किया गया। तो अभी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मैं बात आपसे कहूँ तो 2007-8 में जो स्वीकृत हुआ था वो सड़क अभी जाकर पूरा हुआ। रेट का बड़ा डिफरेंस है, सालों बाद, लगभग 20 साल, मोटे तौर पर 20 साल। 17, 18, 19 में जो सड़कें फेज 3 के उनकी थी, जो स्वीकृत हुई थी, अभी जाकर के वो पूरी हुई है। चाहे पीडब्ल्यूडी का काम हो, चाहे पीएमजीएसवाई का काम हो, या तो फिर आप देखें कि बीआरओ का काम हो, सबके माध्यम से वहाँ सड़कों के निर्माण का काम चल रहा है। बस्तर में आवश्यकता बहुत है, क्योंकि काम हुआ नहीं, बड़े दिनों तक नहीं हुआ, इसलिए काम भी बहुत है। किया जा रहा है, ये पूर्ण है मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन किया जरूर जा रहा है। प्रधान, आप पंचायत मंत्री भी हैं, आवास योजना भी आपके हिस्से आता है। जी। तो बस्तर के अंदरूनी इलाकों से भी आवास की मांगे अब उठने लगी हैं क्या? हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक विशेष बात जो बस्तर के साथ जुड़ी है वो ये है कि प्रधानमंत्री आवास तो किसी को 2011 की सर्वे सूची और आवास प्लस की सर्वे सूची के आधार पर ही मिलता है। अन्य किसी व्यक्ति को जिनका नाम इन दो सूचियों में नहीं है मिल ही नहीं सकता है। लेकिन बस्तर के लिए विशेष ये हुआ, और उसमें जो नक्सल पीड़ित हैं और जो पुनर्वासित हैं, दोनों के लिए ही हमको केंद्र से स्पेशल पैकेज 15,000 आवासों का मिला। हम लोगों ने आग्रह किया तो केंद्र से 15,000 आवासों का पैकेज मिला। ये 15,000 जो आवास आए उनमें से 4,000 हम बांट भी चुके हैं। इसमें पुनर्वास करने वालों को भी आवास दिया गया है, और जो नक्सल पीड़ित है उनको भी आवास दिया गया है। तमाम मंत्रियों को, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि जो इस बस्तर में है, उनको छोड़ दिया जाए। आमतौर पर ऐसी कवायद करते कभी कोई नजर भी नहीं आया। आपने वर्चुअली कांटेक्ट करने की भी कोशिश की है इन 2-2.25 साल की सरकार में, इसका भी लगता है कि इम्पैक्ट हुआ है? आपको बात करते हमने सुना है, कई वीडियोस आपके वायरल हुए। हाँ, मैंने इस काम को प्रारंभ, इस पदभार के बाद ही, इस दायित्व के बाद ही मैंने स्पष्टता की थी कि अगर नक्सली चाहें कुछ फीडबैक भेजना तो ये हमारा बारकोड है, इस पर वो भेज सकते हैं। बहुत सारे उसमें डिटेल आए भी, अब वो किसके थे, नक्सली थे नहीं थे एक अलग मामला है, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत सारे आए। दूसरा यह भी बात हुई कि मैंने कहा कि अगर आपको चाहिए तो आप मुझे फ़ोन पर बात कर लें, वीडियो कॉल पर बात कर लें। तो मेरे इस बात का विरोध भी किया गया, हंसी उड़ाई गई विपक्षियों के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा। लेकिन आप
आपके सामने आज परिणाम है। मैंने वीडियो कॉल पर ही बात की उनसे और पुनर्वास किया लोगों ने। उनका मन बन चुका था, वो आना भी चाहते थे। अनेक ऐसे प्रकरण हुए जैसे एमएमसी जोन के लोग थे और उन लोगों ने ये कहा कि मैं एक रेडियो, मैं हूं या फिर महाराष्ट्र के जी। मुख्यमंत्री जी हैं या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, एक रेडियो मैसेज जारी करके उनकी सुरक्षा की बात स्पष्ट करें ताकि वो आ सकें। हमने तुरंत रेडियो मैसेज जारी किया। अभी एक और विषय आया है जिसमें महासमुंद से ये विकास वगैरह आए हैं। जी। तो उन्होंने कहा कि रेडियो मैसेज जारी कर, तो मैंने रेडियो मैसेज तुरंत ही जारी किया था उस पर। उसका असर हुआ? डेफिनेटली, उन्होंने खुद ही बताया और उन्होंने सुना भी और मैंने कहा भी कि इतना लंबा समय नहीं लगाइए, आप वापस आइए। तो चाहे रेडियो के माध्यम से हो, फोन कॉल के माध्यम से हो, वीडियो कॉल पर बात होकर के हुआ हो, अनेक ऐसे प्रकरण हुए कि किसी से, कोई इसी इंडिविजुअल से, किसी ग्रुप से मेरी बात हुई, मैंने आग्रह भी किया। कभी कोई हमारा साथी वहां पहुंचा हुआ था, कभी कोई पत्रकार वहां पहुंचा हुआ था, कभी कोई अधिकारी कर्मचारी वहां पहुंचे, समाज के प्रमुख पहुंचे हुए थे और कभी कोई नहीं पहुंचा हुआ था, तो सीधी बात हुई थी। ये भी हुआ। तो ये सारी ही प्रक्रियाएं हुई और मुझे तो आज कई बार ये लगता है कि अनेक जो कॉल मिस हो जाते हैं उसमें से कहीं और तो नहीं है, कहीं ऐसे तो नहीं है, ऐसा भी लगने लगता है। तो कोई पैमाना तो है नहीं कि कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाए। तो ये बहुत प्रक्रिया हुई और बहुत सारे ग्रुप से बात हुई और वो वापस आए। मतलब जो भारत के इतिहास का, नक्सली पुनर्वास का और नक्सली विषयों पर जब बात होगी तो 210 लोगों ने जो बस्तर के मुख्यालय जगदलपुर में पुनर्वास किया था अक्टूबर 2025 में, उस समय भी मेरी बात पहले हो गई थी। अच्छा, बात हो गई थी और एक मैंने टीवी चैनल ने जब उनसे, एक यूट्यूब चैनल ने जब उनसे इंटरव्यू लिया तो जो सतीश नामक सीसी मेंबर वापस आया था, उसने बताया भी था कि मेरी बात हुई और वाकई मेरी बात हुई, उस वीडियो कॉल पर बात हुई और बात होने के बाद फिर वो जो जिन मसलों पर, विषयों पर बात हुई, इस पर स्पष्ट चर्चा हुई 1 आध घंटे की और फिर वो वापस भी आए थे। तो इस प्रक्रिया को ना ही नहीं कहा जा सकता है और ये हुआ भी है। प्रारंभ में लोगों को नहीं लगा कि नहीं हो सकता है, लेकिन ये हुआ। साई वॉर का जिक्र कर रहे थे, दिल्ली भी ले जाते रहे हैं। ये बड़ा साई वॉर जो इनका है, इसमें इनके सिंपैथाइजर्स काफ़ी हैं और ये लोग काफ़ी कोशिश ये करते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि नक्सली कहीं जंगलों में, कहीं किसी गरीब के, कहीं किसी वनवासी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये स्थापित करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में ही जब हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भाजपा की विष्णुदेव जी की सरकार बनी, उसी समय ऐसे लोगों को स्पष्ट करके, सिर्फ हम बहुत सी संख्या थी लेकिन हम उसमें से सिर्फ 55 ले जा पाए, ले जा करके दिल्ली में सबसे मुलाकात हुई उनकी। आईडी बिछाया उन्होंने, नक्सलियों ने। आईडी में किसी का पैर उड़ गया, किसी का हाथ उड़ गया, किसी की आंख फूट गई, कुछ हुआ है। ये सारे ही लोग हमारे साथ दिल्ली गए, इन्होंने राष्ट्रपति जी से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने तो अपने आंगन में पंडाल बिछाकर लगा करके भी सबके साथ भोजन किया और मैंने इतने बड़े व्यक्तित्व को, इतने दृढ़ व्यक्तित्व को उस दिन पिघलते देखा था। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में सिनेरियो ही गजब था कि नक्सल पीड़ित एक तरफ बैठे थे और दुनिया भर की मीडिया सामने बैठी थी। ये भी हुआ, इन लोगों ने अपनी बात कही। तो ये जो साई वॉर वाला चक्कर इनका था, जब आप ऐसा कर रहे हैं बस्तर में, आप किसके हिसाब से आईडी लगा रहे हैं? बिल्कुल। वो वो आईडी किसको पहचानेगा? वो क्या जानवर को पहचान लेगा? आम नागरिक को पहचान लेगा? या सिर्फ वो आईडी जो आपका लगा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके माने राइवल साहब जब कहें, आप कहें कि सशस्त्र बल जवानों के पर ही काम करेगा? एक और कथा है वहां पर जिसमें एक आईडी के ब्लास्ट से एक मादा भालू जिसके 2 छोटे शावक हैं, उसका पैर उड़ जाता है, फिर वो उठ भी नहीं पाती है, वो मर जाती है आईडी से और दोनों शावक मर जाते हैं भूख से। ये दुनिया जानती है इस बात को। तो ये क्या है भाई? ऐसे थोड़ी होता है। इन सारी ही चीजों को जब स्पेसिफाई किया गया, इसके अतिरिक्त अनेक ऐसी घटनाएं वहां पर हुई। घोड़ा गांव, चिंगावरम, दरभागुड़ा, मणिकोंटा, झीरम, ऐसे अनेक घटनाएं हुई।
इन घटनाओं में बल्क में बस्तर के आदिवासी समूह में मारे गए थे। कारण नक्सली थे, उन्होंने बम उड़ा दिया, उन्होंने बस उड़ा दिया, उन्होंने कुछ भी कर दिया, समूह में मारे गए थे। तो ये जब समूह में बस्तर के आदिवासी मारे जा रहे हैं, ये किसके लिए लड़ाई है भाई? रब और जगह है, वहां घरों को जला दिया गया। 8 साल का बच्चा आज भी इंटरनेट पर वो तस्वीर तैरती है जिसमें 8 महीने का 8 महीने का बच्चा, उसकी जली हुई तस्वीर आज भी इंटरनेट पर है। तो किसके लिए लड़ाई थी? ये जो भ्रम फैलाकर समाज में रखा गया था, इसको तोड़ने का काम इस माध्यम से जरूर किया गया। मुझे पता नहीं आप जवाब देंगे कि नहीं, लेकिन इन 2 सालों की सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए आपने जो निभाई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कितनी दफे बात होती थी? कोई इसका यदि आप बता पाए तो। नहीं, मतलब दफे का क्या कहूँ मैं इतना जरूर कहूँगा कि बहुत क्लोज वॉच उनका था और बहुत गजब का सहयोग हमारे यहाँ इस पूरे अभियान को उन्होंने दिया, मार्गदर्शन दिया, सहयोग दिया, पूरी ताकत दी उन्होंने। मतलब चाहे हमको एनटीआरओ से काम था, चाहे हमको इसरो से काम था, डीआरडीओ से काम था, हमको आईटीबीपी के टेक्निकल सेक्शन से काम था, हमको एनएसजी के बम डिस्पोजल स्क्वाड से काम था, ये कहीं भी हमको काम था, उन्होंने तुरंत करवाया, तुरंत सामने खड़े होकर बात की। हमको आर्म्स की जरूरत थी, यहाँ पर प्रोक्योरमेंट में बहुत समय लग जाता, वो तुरंत हमको मिला। हम टेक्निकली हमको काफी चीजों की आवश्यकता थी, बड़ा सहयोग उनसे मिला। और इस पूरी प्रक्रिया में बात अनेक बार हुई, कितनी बार हुई मतलब ये कहना बड़ा है। उन्होंने तो कभी भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि काम के समय के विषय पर चाहे जब चाहो। इनफैक्ट रात को 2 बजे भी मैंने बात की। अच्छा, मैं रात को 2 बजे भी बात की भाई, कभी एक विषय आया तो 2 बजे भी रात को बात की, तो बात हो गई। इस विषय पर है तो वो जाने क्या करते हैं, कब सोते हैं, क्या करते हैं, भगवान जाने, मुझे समझ नहीं आता है। सवाल ये भी इससे कनेक्टेड ये है कि कितनी दफे आप बस्तर गए हैं इन 2 सालों में? ये भी बड़ा टफ क्वेश्चन है, मुझे निकालना पड़ेगा, लेकिन मैं बहुत बार गया हूँ, बहुत बार मैं गया हूँ, मैं ये कह सकता हूँ। बस्तर में सभी स्थानों पर गया हूँ और हर महीने 2-3-4 बार तो हर महीने गया हूँ। कई लाख किलोमीटर हो चुके होंगे। हाँ, वो भी है वो भी है, ट्रैवल का किलोमीटर भी बहुत है और ऐसे बस्तर जाना भी बहुत बार हुआ है। एक आखिरी सवाल जाते जाते, विधानसभा में हमने सुना कि 31 मार्च 2027 को फोर्स विड्रॉ करने की कोशिश शुरू हो जाएगी या फोर्स विड्रॉ कर लिया जाएगा। लगता है कि इस वक्त बस्तर को फोर्स की जरूरत नहीं होगी? पूर्ण विश्वास है इस बात का। सेंट्रल के फोर्स जितने हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर है, देश के दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे प्रदेशों में, दूसरे स्थानों पर अपनी सेवाएं देंगे, उसकी आवश्यकता भी होती है और बस्तर में डिप्लॉयमेंट भी बड़ा है। अब जब नक्सलियों का संगठन निस्तेनाबूद हो चुका है, समाप्त हो चुका है और उन्होंने उसमें से अधिकतम ने मन से पुनर्वास कर लिया है, तो जब पुनर्वास मन से उन्होंने कर लिया है तो अब आगे इसकी और आवश्यकता नहीं हो, परंतु एहतियातन अभी तो है, लेकिन कालांतर में इसकी आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको हटाया जाएगा। 400 कैंप हमारे बने हैं, कैंप बने हैं तो कई एकड़ पर बने हैं, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल के काम आ सकते हैं, अस्पताल के काम आ सकते हैं, वो लघु अनुपजों के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन के केंद्रों के रूप में काम आ सकते हैं, वो जो हमारे कैंप हैं अनेक काम आ सकते हैं। तो कालांतर में ये होगा ही होगा और पूरा ही एरिया डोमिनेशन छत्तीसगढ़ के फोर्स के द्वारा आगे किया जाएगा। चलिए, अब जाते जाते नए बस्तर के लिए आप क्या कहेंगे? नए बस्तर के लिए मेरे मन में बिल्कुल कल्पना है और मैं बहुत देखता हूँ इस बात को आंख बंद करके कि आने वाले समय में बस्तर के युवा विश्व के पटल पर छाएंगे। आने वाले समय में बस्तर उन्नत होगा। सहकारिता के माध्यम से हम माओवाद या साम्यवाद को धता बता पाएंगे, उसको नकार पाएंगे। सहकारिता है, क्योंकि सहकारिता जो है वो पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का रास्ता है, तो सहकारिता उनके जीवन में है। इसको फॉर्मलाइज करके सहकारिता के माध्यम से हम काफ़ी आगे बढ़ेंगे। बस्तर के लघु वन उपज का पूर्ण विनाश विहीन विदोहन बस्तर की जनता के लिए किया जाएगा और मैं सोचता हूँ कि बस्तर में अच्छी समृद्धि ईश्वर की कृपा से जरूर आ पाएगी। चलिए, आज की बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 31 मार्च बहुत करीब है और एक बड़ी भूमिका में आप थे, एक